हेलो एवरीवन। तो अपने पास ये जो नेक्स्ट क्लास है अपनी सेकंड रैपिड रिवीजन क्लास है, जिसके अंदर हम एक मेन टॉपिक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास ये एक मेजर टॉपिक होता है और हम एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। अब एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आपने बेसिक जो पोर्शन होता है 12th का वो ऑलरेडी क्या किया होता है, स्टडी किया होता है, और हमने वो क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। तो हम केवल और केवल इसके एडवांस पोर्शन पर ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ये हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, हम उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास ये है, इसमें जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ मेन फार्मूलेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला होता है अपने पास कंडक्टेंस। ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो अपने पास होता है कंडक्टेंस। ठीक है। तो कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। तो कंडक्टेंस क्या होता है, इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है। तो अपने पास कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ जाती है, ओम इन्वर्स। ठीक है। ओम इन्वर्स, या इसको इस तरीके से साइन से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन अपन एक और यूनिट यूज़ करते हैं, एस क्या होता है, साइमन जो यूनिट होती है। ठीक है। हम उसको इस तरीके से, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। ठीक है। या कभी कभार हम इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, महो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। कंडक्टेंस तो ये होता है। ठीक है। अब हमें पता है नेक्स्ट होता है, जैसे हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अपने पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अब वो कैसे निकालते हैं, अपने पास हमें पता है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। ठीक है। अब वो क्या करें, हम रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ, तो 1/r बराबर हो जाता है 1/r बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरफ से भी एक मिनट, हाँ, अगर हम इस तरफ से भी क्या करें, 1/r बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/रो ए बाय, एक मिनट क्या हो रहा है, ये आज तो रिवर्स ही नहीं लिया जा रहा, रो एल, एक मिनट, रो मल्टीप्लाई बाय, क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। इसका रिवर्स लेना है तो 1/r बराबर इसको लिख सकते हैं 1/रो मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है। और यहाँ पर 1/r बराबर क्या होता है, 1/r बराबर होता है जी, और अपने पास 1/रो बराबर हम लिखते हैं के क्या होता है, कप्पा। ठीक है। तो ये हो जाता है कप्पा मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। ठीक है। अब क्या हो, अगर मान लो अपने पास सरफेस एरिया कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ ले रहे होते हैं हम, मान लो ये अपने पास बीकर है और जो 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल हुआ है, पड़ा है। ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट नहीं, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है। तब क्या होगा, उस कंडीशन में जी बराबर किसके इक्वल आ जाता है, के। मतलब इस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जितनी कंडक्टेंस हो रही है, वही क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस
होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास हमें क्या करना होता है, कंडक्टिविटी की अब हमें क्या निकालनी होती है, यूनिट ऑफ के, क्योंकि हमें इसी से ही काम होता है। तो अपने पास कंडक्टिविटी निकल कर आई है, के बराबर आया है जी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से कंडक्टिविटी की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो जी क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की होती है साइमन। ठीक है, लेंथ को किस में लेते हैं हम, सेंटीमीटर में, और एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी की कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ तो है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अपने पास ये जो यूनिट है वो आ जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाती है। ठीक है, एक और होता है अपने पास, वो होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हमें जब कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेज़र करनी होती है तो अपने पास ऑलरेडी बने हुए क्या आते हैं, सेल आते हैं, जिनसे हम कंडक्टिविटी मेज़र करते हैं और सबके सेल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट होता क्या है, सेल कांस्टेंट को हम लिखते हैं जी स्टार से। ठीक है, सेल कांस्टेंट को किससे लिखा जाता है, जी स्टार से। और जी स्टार क्या होता है, उस इलेक्ट्रोड में दोनों उस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और उनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो होती है सेंटीमीटर में, और उनके बीच का वो जो इलेक्ट्रोड होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अपने पास सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाती है, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाती है। ठीक है, तो अपने पास इस तरीके से हम लोग कुछ बेसिक पोर्शन को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है अपने पास कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब अपन कंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कंडक्टेंस। अपने पास जो कंडक्टेंस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है मोलर कंडक्टेंस और दूसरी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है लैम्डा m बराबर k बाय c। ठीक है, मतलब वन मोल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है, मोलर कंडक्टेंस बोला जाता है। क्या मतलब है इस बात का, मान लो आपने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ठीक है, एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल कंसंट्रेशन का है। तो 1 मोल कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन लिया है हमने, उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, लैम्डा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n। मतलब अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है या कोई सॉल्यूशन लिया है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनकी यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें इनकी क्या करनी है, यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों की यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो चलो यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा m बराबर है अपने पास कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और हम मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब मोल लीटर इनवर्स लेंगे तो हमें पता है
1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होता है, ठीक है। और हमें पता है 1 ml में कितना होता है, 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो हम लिख सकते हैं, लीटर है तो लीटर किसके इक्वल आ चुका है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो और लीटर इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की पावर माइनस क्यूब। तो अपने पास लैम्डा एम की यूनिट क्या आ जाती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल सेंटीमीटर की पावर माइनस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा एम बराबर बचेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट अपने पास निकल कर आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये होती है अपने पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट, ठीक है। अब अपने पास इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है, ठीक है। तो हम वो तो चलो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अब हम इसके बीच में क्या करने वाले हैं, रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बराबर होता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी लेते हैं। और हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है। तो हम यहीं से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर कंडक्टिविटी बराबर डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होती है, इक्विवेलेंट मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इक्विवेलेंट मोल कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मोल होते हैं मास बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट मास। और हमें पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय ये किससे हो जाएगा, एन फैक्टर से, यही हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं ये वाली जो टर्म है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाती है, मोलरिटी के इक्वल। मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर ये आ जाता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वेट बाय मोलर मास को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है, एन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल रहे थे तो वो किसके इक्वल आ गया, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स और पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर के बाई एम, यहाँ पर जो के बाई एम होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन निकल कर आता है लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर के बाई एम को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम बाय एन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ से रिलेशन क्या निकल कर आएगा, लैम्डा एम बराबर एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये रिलेशन निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है, ज़रा याद करने दो।
जैसे हमें पता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होती है n फैक्टर बराबर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी, कि मतलब अपने पास जो नानी है, ठीक है, वो किससे, मम्मी से बड़ी होती है, यही हम देखते थे। उसमें हमें उसका उल्टा कर देना है कि यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के क्या होती है, n फैक्टर के मल्टीपल होती है, ठीक है। और ये अपने पास एक रिलेशन निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है एडवांस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पर किस तरीके से क्या होता है, अपने पास इफ़ेक्ट होता है डाइल्यूशन का, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता है, मान लो अपने पास ये बीकर है और इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें कंडक्टेंस की, ठीक है। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को लिखा जाता है G से, ठीक है। अब कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस होती है अपने पास, हमने सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होती है वो आयंस की वजह से होती है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पहले क्या था, इस एरिया में क्या हो रहा था, आयंस का फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो कंडक्टेंस कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। लेकिन जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो अपने पास क्या होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे अपने पास डाइल्यूशन करने पर आयंस पहले क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयन का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अब इस एरिया तक भी क्या होंगे, आयंस फ्लो होने लग जाएंगे। मतलब पहले कम एरिया तक आयंस का फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, आयंस तो उतने ही हैं, लेकिन डाइल्यूशन करने पर क्या है, अब इलेक्ट्रोड्स में आयंस का फ्लो और ज़्यादा होगा। मतलब डाइल्यूशन करने पर अपने पास जो कंडक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, किसकी बात करें, कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी क्या होती है अपने पास, कंडक्टिविटी को लिखा जाता है K से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी हम कौन सी बात करेंगे, मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है कप्पा बाय C, कि सी कंसंट्रेशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा बाय V, कि V वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ही क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है, ठीक है। अब हम देखें तो हम क्या कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं मतलब डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होती है, अपने पास कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। कंडक्टिविटी डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया, और कंडक्टिविटी होती है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितने आयंस का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है, तो डाइल्यूशन किया है तो क्या होता है, जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अब जब डाइल्यूशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी तो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। और अपने पास जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है, और डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, वॉल्यूम होता है कंडक्टिविटी से। इसलिए
लैम्बडा एम बराबर के मल्टीप्लाई बाय वी में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, तो लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है सर, इंक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, कि अपने पास मोलर कंडक्टेंस पर मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है। तो लैम्बडा एम बराबर होता है अपने पास के मल्टीप्लाई बाय सी, और ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं मोलर कंडक्टेंस और यहाँ ले लेते हैं कंसंट्रेशन की पावर हाफ। जब हम इस ग्राफ को देख रहे होते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये लाइन आती है। ठीक है, और एक लाइन इसमें कुछ इस तरीके से आती है। तो ये जो लाइन होती है ये होती है अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो शार्पली डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है सर, डिक्रीज। मतलब स्टार्टिंग में तो डिक्रीज होती है, फिर एकदम से शार्प डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि लैम्बडा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्बडा एम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, वेयर सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ए होता है अपने पास कांस्टेंट। ठीक है, लैम्बडा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, और लैम्बडा एम नोड क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना कर देते हैं, इन्फिनिटी तक कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी आती है वो कौन सी आती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों वर्ड्स में बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो ग्राफ होता है इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें लैम्बडा एम निकालना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, और जब 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि मान लिया अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट कुछ क्या है, किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, कि मान लेते हैं कोई एच एसिड है और वो हो रहा है H प्लस A माइनस में। ठीक है, और HA क्या है अपने पास, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100। ठीक है, अभी तक कोई भी आयंस डिसोशिएट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन टाइम t = t पर 1 माइनस क्या लेते हैं, अल्फा। ठीक है, और 1 माइनस अल्फा, यहाँ कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको c से और इसको c से। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, वो कितना आता है अपने पास, c²
अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से C कैंसिल हो जाता था। ठीक है, और K बराबर क्या निकल कर आता था, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, K की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं अल्फ़ा लैम्बडा बाय लैम्बडा m नॉट। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस, और लिमिटर मोलर कंडक्टेंस के रेशियो के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, K बराबर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास आ जाता है C लैम्बडा m बाय लैम्बडा m नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्बडा m बाय लैम्बडा m नॉट। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्बडा m का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है अपने पास एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आता है कोलराउस लॉ। ठीक है, उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कोलराउस लॉ। ठीक है, कोलराउस लॉ से सवाल आता ही है। ठीक है, कोलराउस लॉ क्या बोलता है, कोलराउस लॉ बोलता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसकी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेगा, तो वो आयंस में टूटेगा। ठीक है, जैसे NaCl है, और NaCl को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो किस किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब एट इनफाइनाइट डॉल्यूशन NaCl, वो क्या होती है, इक्वल होती है उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो अगर कोई आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे AlCl3 है, उसको डिसोशिएट करेंगे तो कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, Al+3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो उस केस में लैम्बडा m नॉट बराबर किसके हो जाता है, C प्लस मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा प्लस नॉट प्लस C माइनस मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा माइनस नॉट के। मतलब C प्लस क्या है कि कितने कैटाइन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और C माइनस क्या है, C माइनस है नंबर ऑफ एनायंस, कि कितने एनायंस उसने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और लैम्बडा प्लस नोड क्या है, लैम्बडा प्लस नोड है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग, जैसे हमें लैम्बडा AlCl3 निकालना हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, अब देखो Al+3 कितने हैं, 1 प्रोड्यूस हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा ऑफ Al+3 इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस क्लोराइड आयंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 3, तो लैम्बडा Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें जैसे CH3COOH है, अगर हमें इसका क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा H प्लस नॉट, अगर हम इसके लिए इस तरीके से करना चाहें तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। और हमने ग्राफ देखा था, तो ग्राफ कैसे आया था कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस जैसे जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है,
मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन किया जाता है तो स्टार्टिंग में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग के लिए कैसा आया था, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई थी। तो सभी के लिए मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस उनके आयंस के सम के इक्वल होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग अगर हमें लैम्ब्डा CH3COOH चाहिए तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होगा NaCl। ठीक है, NaCl के साथ हमें क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होता है, एक मिनट दिमाग से स्लिप हो गया। क्या चाहिए होता है, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से लेंगे, NaOH नहीं लेंगे, HCl ले सकते हैं। HCl के साथ क्या लेंगे, जैसे CH3COONA। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीज़ें पता नहीं दिमाग से स्लिप हो जा रही हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हमें चाहिए था लैम्ब्डा CH3COOH। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लैम्ब्डा CH3COO माइनस लेंगे COONA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर देंगे, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम किसकी कर दें, अगर हम HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर दें, सम कर दें, और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें पता है ये वाला पार्ट कैसे टूटेगा, लैम्ब्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा Na प्लस HCl कैसे टूटेगा, लैम्ब्डा H प्लस नोड प्लस लैम्ब्डा Cl माइनस नोड, और NaCl कैसे टूटेगा, लैम्ब्डा Na प्लस माइनस लैम्ब्डा Cl माइनस नोट। तो लैम्ब्डा Cl से लैम्ब्डा Cl कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, लैम्ब्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा साथ में क्या बच जाता है, H प्लस। और अपने पास क्वेश्चन में इसकी NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन होती है, अपने पास HCl की गिवन होती है, और अपने पास इसकी गिवन होती है। तो हम तीनों का डाटा कैसे रखेंगे, सोडियम एसीटेट और HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को जोड़ देंगे और NaCl को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें वीक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो होता है अपने पास बेसिक पोर्शन कंप्लीट 12th क्लास का। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स पर। तो एडवांस टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है टाइट्रेशन का। ठीक है, तो अपने पास है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर के अंदर हम लोग टाइट्रेशंस के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब टाइट्रेशन ले रहे होते हैं तो टाइट्रेशंस कितने टाइप की होती हैं, टाइट्रेशन कई टाइप की होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। और कौन सी होती हैं, दूसरी होती हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस की। ठीक है, उसके अलावा कौन सी होती है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, और कौन सी होती है, वो होती है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होती है, अपने पास टाइट्रेशंस होते हैं। ठीक है, और एक और टाइट्रेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होती
है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जब भी हम टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने पास पहली टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करवा रहे हैं तो जब हम देख रहे होते हैं तो क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और हमेशा याद रखो एक्स एक्सिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, बेस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं। मीन्स जैसे जैसे हम लोग बेस मिलाएंगे एसिड की कंडक्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, अपने पास जैसे जैसे बेस मिलाएंगे बेस के अंदर क्या होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं, वो एसिड के H प्लस आयन्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा और एक टाइम आएगा जिस पर क्या होगी, दोनों के आयन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और वहाँ पर अपने पास क्या आ जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और एंड पॉइंट के बाद अगर हम उसमें और बेस मिलाएंगे तो क्या होती है, जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होने लग जाती है, वापस से इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर HCl और NaOH क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। मतलब जितने H प्लस आयन यहाँ से प्रोड्यूस हुए थे और यहाँ से जितने OH माइनस आयन हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट पर आकर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में हम जब बात करें तो मान लिया जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl और वीक बेस ले लिया NH4OH। ठीक है, जब हम इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करवाते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि पहले जो ग्राफ होता है कि जितने HCl में से H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे NH4OH माइनस से OH माइनस इनको क्या कर देंगे, धीरे 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 न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट के बाद जो ग्राफ होता है बिल्कुल कैसा हो जाता है, स्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, मतलब जो ग्राफ है वो ना ही ऊपर नहीं जाता, मतलब अगर बेस और हम ऐड कर देंगे तो कंडक्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि अपने पास जो बेस है वो कैसा है, वीक बेस है। ठीक है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम थर्ड टाइट्रेशन देखें वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की, वीक एसिड प्लस वीक बेस की। ठीक है, तो वीक एसिड जैसे हमने ले लिया CH3COOH और वीक बेस ले लिया जैसे NH4OH। ठीक है, अब हम जब क्या करवा रहे होते हैं, टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हम लोग ग्राफ की स्टडी करते हैं। अब इस ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसे हो रही होती हैं कि स्टार्टिंग में CH3COOH सबसे पहले क्या करेगा, H प्लस आयंस रिलीज़ करेगा। ठीक है, और यहाँ पर H प्लस आयंस रिलीज़ करेगा तो उन H प्लस आयंस को NH4OH के OH माइनस आयंस क्या कर देते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपने पास क्या बन रहा होता है, CH3COONH4 प्लस एक अपने पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बनने लग जाता है। ठीक है, अब सॉल्ट बनने लग जाता है तो स्टार्टिंग में H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए थे तो H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, स्टार्टिंग में डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अब बन गया है सॉल्ट। ठीक है, अब हम इसमें अगर क्या करेंगे और NH4OH क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या बढ़ेंगे, NH4 प्लस आयंस बढ़ेंगे और NH4 प्लस आयंस बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। मतलब धीरे धीरे NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जंप इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और जंप इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो अपने पास यहाँ पर जो ग्राफ है बेस ऐड करने पर ग्राफ कैसे आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा तो इंक्रीज़ करने के बाद फिर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रेगुलर हो जाता है क्योंकि उस कंडीशन में क्या होते हैं, जितना NH4 प्लस बढ़ने होते हैं वो बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है कौन सी रह गई है टाइट्रेशन अपने पास, वो रह जाती है वीक एसिड
प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन। ठीक है, तो मान लिया वीक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है हमने NaOH। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में क्या करवाने जा रहे हैं सर? टाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइट्रेशन करवाएंगे तो इसका कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब टाइट्रेशन करवाएंगे तो हम लोग कंडक्टेंस को मेजर करेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे? बेस। ठीक है, क्योंकि एसिड को कौन पसंद है? बेस पसंद है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, CH3COOH में NaOH डाला। ठीक है, अब NaOH जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर पहली जो प्रोसेस होगी वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी। मतलब जो ग्राफ है स्टार्टिंग में क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। मतलब कंडक्टेंस बेस बढ़ाने पर क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। मतलब यहाँ से जितने भी H+ आयन प्रोड्यूस होंगे उनको NaOH से प्रोड्यूस होने वाले OH- आयन्स क्या कर देंगे सर? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और न्यूट्रलाइज कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगा? CH3COO- Na+। ठीक है, लेकिन अब इसमें अगर और हम क्या करेंगे? बेस ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COO-, ठीक है, Na+, और हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में? Na++ OH- क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब OH- ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन बढ़ रहा है? Na+ बढ़ रहा है, और Na+ बढ़ रहा है तो उसके बाद साथ में क्या बढ़ रहा है? OH- भी। तो यहाँ पर हाइड्रेशन की प्रोसेस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर इनिशियली जो ग्राफ होगा वो कैसे बढ़ेगा? इस तरीके से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें और NaOH ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हाइड्रेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इस कंडीशन में हाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगा और कंसंट्रेशन और बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो किस तरीके से? एक इस तरीके से शार्पली इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट होता है ये और दूसरा पॉइंट होता है ये। ये कौन सा पॉइंट है? जब हम क्या कर रहे थे? एसिटिक एसिड की NaOH के साथ जब टाइट्रेशन कर रहे थे तब वो न्यूट्रल पॉइंट था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कर्व आता है, ये कौन सा कर्व आता है? ये हाइड्रेशन की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, ये हाइड्रेशन की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, लास्ट रह जाती है अपने पास, लास्ट जो है वो है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब क्या करा रहे होते हैं? टाइट्रेशन करा रहे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमने मान लिया HCl ले लिया, वीक एसिड जैसे CH3COOH ले लिया। ठीक है, और साथ में तीसरा क्या ले लिया हमने? NaOH। अब हम इनकी जब टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो इनका कर्व बहुत ही शानदार आता है। ठीक है, अब शानदार कैसे आ रहा होता है? ये जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ होता है कि पहले डिक्रीज़ होगा, एक एंड पॉइंट आएगा, फिर आगे चलेगा, फिर दूसरा एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, और एंड पॉइंट के बाद ये फिर से क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब ये जो एंड पॉइंट आएगा वो किस वजह से आता है? जब हम इनिशियली HCl और CH3COOH के मिक्सचर में NaOH मिक्स कर रहे थे तो HCl से H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, NaOH से OH- आयन प्रोड्यूस होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद जब हम इसमें फर्दर और NaOH क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का एक साथ क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, और यहीं से हमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब जैसे जैसे हम लोग और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट्स और हाइड्रेशन का इफेक्ट का क्या होगा? आपस में कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक दूसरे को क्रॉस करेंगे।
क्रॉस का मतलब क्या हुआ, वही प्रोसेस जो हमने ऊपर देखी थी वही प्रोसेस फॉलो होगी और धीरे धीरे कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अब इस कर्व से हमें क्या पता चला है कि इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन मिल जाती है और इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो यहाँ से हम कर्व से हम क्या कर सकते हैं, वीक एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं अपने पास कुछ टाइट्रेशन के कर्व्स जो हमें क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास एडवांस टॉपिक्स पर। ठीक है, अब एडवांस टॉपिक्स में सबसे पहले आता है आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट कि किसी भी सॉल्ट की हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है I बराबर 1/2 समेशन कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीसीज मल्टीप्लाई बाय ZI का स्क्वायर। ठीक है, वेयर Z क्या होता है, चार्ज, और Ci क्या होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपने पास डी बाय हकल इक्वेशन। डी बाय हकल इक्वेशन। ठीक है, डी बाय हकल इक्वेशन में क्या होता है, डी बाय हकल इक्वेशन क्या होता है, जो ये अपने पास डी बाय हकल इक्वेशन होती है वो किसी भी सॉल्ट के लिए हमें मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट में क्या करती है, रिलेशन बताती है। जैसे अपने पास कोई सॉल्ट है MaNB। ठीक है, अब इस सॉल्ट के लिए जब हम क्या करेंगे, मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, A की पावर A मल्टीप्लाई बाय B की पावर B मल्टीप्लाई बाय मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट और उसकी पावर क्या कर देते हैं, A प्लस B। तो ये जो y की तरह साइन दिख रहा है गामा है ये, और यही क्या होता है, मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपने पास डी बाय हकल इक्वेशन। ठीक है, ये भी डी बाय हकल इक्वेशन का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग लिमिटिंग क्या कर रहे होते हैं, मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लॉग गामा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर होती है, -A मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ ZA ZB √I। ठीक है, I क्या होता है, वही बात अपने पास आयनिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद ZA क्या होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, चार्ज होती है। ठीक है, और A अपने पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट होता है किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.509 के इक्वल होती। ठीक है, ये 509 के इक्वल होती। ठीक है, जैसे अपने पास AlCl3 दे रखा है। ठीक है, अपने पास दे रखा है 0.1 m AlCl3 और उसके लिए हमें लैम्बडा, हमें गामा मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो AlCl3 है, AlCl3 कैसे डिज़ोल्व होगा, Al + 3 Cl- की फॉर्म में होगा। इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 0.1 m, तो टूटने के बाद भी कितना होगा, 0.1 m, और ये कितना हो जाएगा, 0.3 m के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पहले आयनिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 1/2। ठीक है, 1/2 अंदर क्या लेते हैं, समेशन Ci ZI का स्क्वायर। अब अपने पास कितने आयन्स हैं, 2, तो 1/2 फर्स्ट आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है, +3 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि समेशन होता है, अंदर कितना आएगा, 1/2, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3, और चार्ज कितना है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास आती है वैल्यू 0.6। अब हमें क्या चाहिए,
मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट चाहिए, तो लॉग गामा प्लस माइनस बराबर कितना आ जाएगा, -0.509। अंदर कितना आएगा, फर्स्ट Al ये क्या होता है, चार्ज होता है, तो अपने पास एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, ठीक है। Cl के ऊपर चार्ज -1 है, ठीक है। और आयनिक स्ट्रेंथ कितना आया, 0.6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जब एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ से हम लोग गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर देखा था, तो ऊपर देखने पे क्या आया था कि अपने पास हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, हम लोग लिख सकते हैं AlCl3 बराबर A की पावर A क्या है, एल्यूमिनियम कितना है अपने पास, 1 है, तो 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई B मतलब क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस माइनस 1 प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से जो गामा की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर गामा प्लस माइनस 1 4, तो यहाँ से अपने पास AlCl3 की क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। AlCl3 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है सॉल्ट इफेक्ट, ठीक है। सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, ये हमें इट टेल अस अबाउट सम आयन और सॉल्ट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अपने पास अगर हम किसी सॉल्यूशन में क्या कर रहे होते हैं, सॉल्ट डाल रहे होते हैं, तो सॉल्ट डालने पर रिएक्शन की जो रेट है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी, ठीक है। तो इट टेल अस अबाउट दैट व्हेन we add some iron or salt in the solution how rate of reaction will affect by the चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। तो पहली बार मैंने कोई डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है ये कि जब हम किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट ऐड कर रहे होते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस तरीके से चेंज होगी, वही क्या होता है, उस सॉल्ट इफेक्ट की स्टडी करना कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, जो सॉल्ट होगा उसके अंदर आयंस पर डिपेंड कर रही होती है। अब रेट का इफेक्ट को किससे निकालते हैं, सॉल्ट इफेक्ट से। अब सॉल्ट इफेक्ट ने क्या दिया है, एक फार्मूला दिया है, वो क्या होता है, वो होता है log K/K0 बराबर होता है 2A0 नहीं आएगा, A आएगा, मल्टीप्लाई बाय ZA मल्टीप्लाई बाय ZB √I। ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का मॉड नहीं है। जैसे हम लोग dy में देख रहे होते हैं, वहाँ पर क्या दे रखा होता है, मॉड दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर मॉड नहीं होता। साथ ही यहाँ पर माइनस का साइन भी नहीं होता है और a के साथ क्या लगा हुआ होता है, 2 लगा हुआ होता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्राफ निकल कर आता है ये, और बीच वाली लाइन पर होता है log K/K0। अगर मान लो जो दोनों आयंस हैं, ठीक है, ZA मल्टीप्लाई बाय ZB कैसा आता है, पॉजिटिव आता है,
तो जो रेट आएगी वो कैसी होगी अपने पास, दोनों आयंस को ऐड करने पर रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर दोनों आयंस में से दोनों ही क्या हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब आपने Na+K+ डाला है तो रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने Cl-OH- डाल दिया तो भी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। लेकिन अगर आपने एक प्लस एक माइनस या एक प्लस वाला आयन डाला है तो ओवरऑल जो रेट वैल्यू होगी log K/K0 की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अपने पास रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल Mg+2 और आपने Cn- मिला दिया तो सॉल्ट इफ़ेक्ट क्रिएट होगा और उस वजह से अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर में दोनों क्या होते हैं, मोबिलिटी क्या होती है, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर स्पीड ऑफ आयंस जो होती है वही क्या होती है, उसकी मोबिलिटी। तो स्पीड ऑफ आयंस ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो आयंस की स्पीड होती है उसी को क्या बोला जाता है, मोबिलिटी की। अगर आयंस स्लो स्पीड से हैं तो उसकी मोबिलिटी कम है, अगर हाई स्पीड से हैं तो मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज which can an ion can carry। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक आयन कितना चार्ज कैरी कर सकता है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को लिखा जाता है T+ से, जो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कैटायन बाय वेलोसिटी ऑफ टोटल वेलोसिटी बराबर कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए तो वो क्या होगा, एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और हमें पता है कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है वो 1 के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बात करें मोबिलिटी की। ठीक है, तो मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी बराबर होता है स्पीड ऑफ आयन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो स्पीड ऑफ आयंस होगी वही तो क्या होती है, मोबिलिटी होती है। तो स्पीड ऑफ आयंस को किससे लिखते हैं, वेलोसिटी प्लस माइनस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखा जाता है, पोटेंशियल चेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं, लेंथ के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या चेंज आता है वही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हमें कैटायन की मोबिलिटी चाहिए तो कैटायन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कैटायन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अपने पास जो पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो अपने पास निकल कर आती है मीटर स्क्वायर सेकंड
वोल्ट इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अगर हम इस चीज़ को पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम चार्ज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो चार्ज में कन्वर्ट करने पर मोबिलिटी बराबर आ जाती है स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय f। हम इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास 1 मोल का चार्ज क्या होता है, फैराडे नंबर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है अपने पास नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट होता है अपने पास नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है जो हम 12th क्लास में भी स्टडी कर रहे होते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, E बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और अगर हम एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो E बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमें और भी रिलेशंस पता होता है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K, यही होता है। और एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और डेल्टा G 0 हो जाता है तो डेल्टा G नॉट बराबर किसके आ जाता है, माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम के आ जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है, वर्क के, और वर्क क्या होता है, डेल्टा G नॉट बराबर होता है माइनस NF ई नॉट सेल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या आएगा अपने पास, ई नॉट सेल बराबर किसके आ जाएगा, RT बाय NF ln K इक्विलिब्रियम के। ठीक है, और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम क्या करें, कैलकुलेशन करें, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाय n लॉग K इक्विलिब्रियम। और ये सब कुछ 12th क्लास के बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है चेंज इन EMF विद चेंज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम चेंज कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने पर EMF की वैल्यू में, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वैल्यू में क्या चेंज आता है, वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से। और वो क्या होता है, फाई बराबर होता है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मतलब अपने पास आ जाता है dA बाय dt। ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को एंट्रोपी से रिलेटेड कर दें, तो एंट्रोपी से रिलेटेड करने पर क्या आएगा, डेल्टा S बराबर आ जाता है अपने पास आयन एंट्रोपी, आयन की एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो डेल्टा S बराबर आयन की एंट्रोपी कितनी होती है, NF मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल E बाय डेल T। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एंट्रोपी और टेम्परेचर कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमें पता है डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ से डेल्टा G बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा H माइनस NFT डेल E बाय डेल T, ये आ जाता है
गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है अपने पास डी बाय हकल स्क्रीनिंग लेंथ। स्क्रीनिंग, एक मिनट, स्पेलिंग, डी बाय हकल स्क्रीनिंग SCREE स्क्रीनिंग लेंथ। ठीक है, तो अपने पास डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ क्या होती है? डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ को हम लोग लिखते हैं, मैं कैसे याद करता हूँ कि हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ अपन लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 2 आयंस ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले मान लिया हम लोगों ने पॉजिटिव आयन है, इसका सेंटर ये है, दूसरे का ये है, तो इसके लिए क्या होगा? एप्सिलॉन 0, इसके लिए एप्सिलॉन r। ठीक है, और अपने पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है KD, वो कितना होता है? म्यू, एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ? डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ बता रहा हूँ। तो अपने को पता है जैसे डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, क्या होता है अपने पास? KD बराबर म्यू KBT बाय NZ। ठीक है, और NZ की जगह यहाँ पर Z क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, अब जब चार्ज होता है तो हम लोग, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ और ही बताया जा रहा हूँ। देखो, डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है अपने पास, सबसे पहले एक मिनट, हम लोग पहले डिफ्यूजन कोफिशिएंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को लिखा जाता है D से। ठीक है, और D बराबर क्या होता है? देखो, KD बराबर होता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बराबर क्या होता है? म्यू KBT बाय NZ। ठीक है, और Z क्या होता है? चार्ज होता है, तो हम यहाँ पर Z की जगह क्या यूज़ करेंगे? F यूज़ करेंगे। तो KD बराबर होता है म्यू KBT बाय N, और Z की जगह यूज़ करते हैं F। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से ही क्या करेंगे? डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो अपने पास डी बाय हकल स्क्रीनिंग लेंथ। ठीक है, तो डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ क्या होती है? डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, 2 आयंस मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 2 आयंस हैं, तो 2 आयंस के बीच में कितना लिया है हमने? 1 मोल आयन लिए हैं। इसकी मान लिया एप्सिलॉन 0, इसके लिए हमने मान लिया एप्सिलॉन R। ठीक है, और 2 हैं, तो इस आयन पर चार्ज E-, इस पर भी चार्ज E-। तो हम लोग डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ को किससे लिखते हैं? D से। अब हम इसको इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। कैसे? KBT बाय NF था यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? म्यू की जगह क्या लिख देंगे? म्यू की जगह लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ठीक है, उसके बाद KBT ऊपर भी था, KBT यहाँ भी आएगा। नीचे N की जगह क्या लिख देंगे? Na। N की जगह क्या आएगा? Na आ जाएगा। ठीक है, और F क्या होता है? 1 मोल का चार्ज होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, 2 हैं तो 2A का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाता है 1/I, वेयर I क्या होता है? आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है अपने पास सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है,
तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि मान लो अपने पास कोई सॉल्ट है AB, कैसे टूटेगा A प्लस B माइनस में। ठीक है, तो अपने पास A की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है S, B की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S। ठीक है, तो अपने पास KSP बराबर किसके होता है, KSP किसके बराबर होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के होता है तो हम लोग क्या करेंगे KSP बराबर S मल्टीप्लाई बाय S। तो KSP कितना आ जाएगा AB सॉल्ट के लिए S स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या आ जाएगा S बराबर रूट KSP। किसके लिए, इस सॉल्ट के लिए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को क्या करना हो, किसके लिए S4, ठीक, FeCl3 के लिए अगर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो FeCl3 कैसे टूटेगा Fe+3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर KSP क्या होता है, KSP बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 तो हम कैलकुलेट कर रहे थे KSP, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा Fe+3 की कंसंट्रेशन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, तो Fe+3 की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S, और Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 3S। ठीक है, तो Cl माइनस की कितनी आएगी 3S, तो KSP कितना आएगा अपने पास, KSP आएगा S मल्टीप्लाई बाय 3S का क्यूब। ठीक है, तो S 3 3 9 27 मल्टीप्लाई बाय S क्यूब, तो KSP आ जाएगा अपने पास 27S4। ठीक है, और हम निकालेंगे तो KSP बाय 27 की पावर 1/4 क्या आ जाएगा सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। और ये है सॉल्युबिलिटी और KSP में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब इलेक्ट्रोकेमिकल जब सीरीज हो रही होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो रही होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच में क्या होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है अपने पास 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन से जब हम ऊपर जा रहे होते हैं हमें क्या होते हैं आयंस देखने को मिलते हैं, और नीचे जा रहे होते हैं तब भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, अपने पास अलग अलग आयंस मेटल्स होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं तो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जब हम टेबल में हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है पॉजिटिव। लेकिन हाइड्रोजन से जब नीचे आ रहे होते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है अपने पास नेगेटिव होता है। मतलब अगर किसी भी आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इजीली क्या हो सकता है रिड्यूस हो सकता है, और रिड्यूस हो सकता है तो जितना अच्छा रिड्यूस हो सकता है वो उतना ही क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जब हम हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या करेगा दूसरे का ऑक्सीडेशन, सेल्फ का रिडक्शन। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही होती है, और नीचे जब जा रहे होते हैं तो नीचे क्या हो रहा होता है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है कि जो आयन है वो इजीली क्या हो सकता है रिड्यूस हो सकता है, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब है तो इसका मतलब क्या हुआ वो इजीली क्या हो सकता है ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, और हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल उसके
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल होता है। बस दोनों में क्या आ जाता है, साइन का डिफरेंस, कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। बस साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर अपन देखें तो E0 Zn + 2 Zn, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इसी का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लिया जाए Zn + 2, तो वो कितना हो जाएगा, +0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस दोनों के साइन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अपने पास पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी, ठीक है, अब पोलैरोग्राफी का जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो पोलैरोग्राफी क्या होता है, अपने पास पोलैरोग्राफी दो चीज़ों पर बेस्ड होती है। पहला होता है इसमें रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है इसमें इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की फॉर्म में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड में प्रोसेस क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसके अंदर 10⁻⁴ m के इक्वल होती है। ठीक है, और इसमें सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड भी होता है, और सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड की फॉर्म में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड में क्या लेते हैं हम लोग, KCl का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। कितना कंसंट्रेशन का लेते हैं, 1 m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें से पोलैरोग्राफी में एक फॉर्मूला होता है डिफ्यूजन करंट, वो किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से कंडक्टिविटी नहीं है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, वेयर यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 607 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय टाइम t। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय c। c क्या होता है, कंसंट्रेशन, m मास, d टाइम, d क्या होता है, अपने पास वही कोफिशिएंट होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो d की पावर आता है 1/2, t की पावर होता है 2/3, और m की पावर होता है 1/6। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है लिमिटिंग करंट। तो लिमिटिंग करंट क्या होता है, अपने पास रेजिडुअल करंट, और उसके बाद डिफ्यूजन करंट का क्या होता है, सम। ठीक है, मतलब ये होता है रेजिडुअल करंट, ये होता है डिफ्यूजन करंट, जिनका ग्राफ कैसे आता है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल वैल्यू होती है अपने पास डिफ्यूजन करंट की, जो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ ख़त्म होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।